हेलो टू एवरीवन। आज हमारा जो लेक्चर है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का, उसमें हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है आपका सेक्युलर स्टेग्नेशन। क्या इसके कॉजेज़ हैं, इसके क्रिटिसिज्म और इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देती हूँ, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। इन दोनों पे आपको इन वीडियोस की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। साथ ही में फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेक्युलर स्टेग्नेशन होता क्या है? जैसे हम एक चीज़ को मानते हैं ना, स्टेग्नेशन की रुक गई है, किसी चीज़ के जो प्रॉफिट्स हो रहे थे अब वो प्रॉफिट में तब्दील नहीं हो पा रहे हैं, वो हमें बल्कि बाद में रिटर्न्स जो हैं वो कम होने शुरू हो गए। एक चीज़ है वो स्टेगनेंट हो गई है, वहाँ से हिलजुल नहीं हो रही है। तो लंबे समय के लिए जो ऐसी चीज़ें हम लोग देखते हैं कि प्रॉफिट्स जो एक्सपेक्टेड उसकी लिमिट थी, उसके बियॉन्ड अगर हम चले जाएं तो सब कुछ फॉल डाउन होना शुरू हो जाए, उसको कहते हैं स्टेग्नेशन। तो since long, economists have been fearing that in capitalist economy, profits are expected to fall after a limit, resulting into a situation of the secular stagnation. कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट को ये डर था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो प्रॉफिट हो रहे हैं, अगर उस लिमिट से दूर चले जाएं, एक लिमिट होती है किसी चीज़ की, उस लिमिट से बियॉन्ड चले जाएं तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे जो प्रॉफिट्स हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। और ये सिचुएशन क्या कहलाती है? सेक्युलर स्टेग्नेशन की सिचुएशन। इसका मतलब ये होता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में लंबे समय के जो पीरियड ऑफ टाइम चल रहा है, उसमें जो आपकी मार्जिनल एफिशिएंसी है कंजप्शन या मार्जिनल एफिशिएंसी जो कैपिटल की है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। इसको हम लोग कहते क्या थे? एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी, कि आगे चल के हमें प्रॉफिट्स होने ही नहीं वाले हैं, बहुत कम होंगे, तो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू मेयर एंड बार्डविन, secular stagnation refers to that stage of capitalist economy in which net saving tend to exceed net investment. इसका मतलब ये है कि अब लोग कंजप्शन करना कम कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना शुरू कर देंगे? सेविंग। इसका मतलब सेविंग आपकी इन्वेस्टमेंट से क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की यहाँ पे बात की गई है। कॉन्सिक्वेंटली कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चल रही होंगी, डिमांड का स्ट्रक्चर चल रहा होगा इकोनॉमी में, वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू मतलब शुरू हो जाएगा। एक कैपिटलिस्ट जो आपकी इकोनॉमीज़ है डेवलप हो चुकी हैं लंबे समय में, जब उसकी सेविंग क्या हो जाए? इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा हो जाए। सेविंग अगर इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा होगी, दैट मीन्स लोग कंजप्शन नहीं कर रहे, डिमांड नहीं कर रहे लोग चीज़ों की, तो सप्लाई क्या हो जाएगी? डिमांड से ज़्यादा हो जाएगी। तो इससे क्या होता है? सप्लाई, बहुत ज़्यादा चीज़ आपके पास पड़ी है तो जिससे आपकी एक प्रॉब्लम अराइज होगी, उसको कहते हैं ओवर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम। तो इससे क्या होगा कि हम लोग जो लेबर हैं वो भर्ती नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो पहले ही सामान बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। तो उनका जो डेंजर है अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोज़गारी, वो ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा आपकी इकॉनमी में। तो ये जो सारे के सारे हमने डिस्कस किए हैं, ये सारे के सिम्टम्स होते हैं किसके? सेकुलर स्टेग्नेशन के। नेक्स्ट बात करते हैं, इज़ द कंसेप्ट ऑफ सेकुलर स्टेग्नेशन न्यू? कि जो हमने ये कंसेप्ट दिया है, क्या वो कोई नया कंसेप्ट है? तो जो आइडिया है सेकुलर स्टेग्नेशन का, प्रपाउंड किया था केन्स ने, लेकिन ये कोई ओरिजिनल आइडिया नहीं है, मतलब उसका दिया हुआ नहीं है। पहले से भी कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसे थे जिन्होंने इस बारे में हमें बताया था। इट वॉज फाउंड इन द प्री केन्जियन लिटरेचर। केन्स ने जस्ट उसको एक नई डायमेंशन दी है, उसने बस आपको एक नई चीज़ के बारे में बताया, दैट इज़ डिमिनिशिंग मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ अ कैपिटल। अर्लियर लिटरेचर में भी देखा गया है कि प्रॉफिट्स में क्या है? लॉस आना शुरू हो गया था, फॉल आना शुरू हो गया था। इकोनॉमिस्ट जैसे कि एडम स्मिथ, रिकार्डो, J.S. मिल हो गया, कार्ल मार्क्स हो गया, उनका ये व्यू था कि जैसे जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ क्या है डेवलप होना शुरू हो जाती है, तो उनके बीच में जो टेंडेंसी होती है रेट ऑफ प्रॉफिट की इंक्रीज़ करने की, वो बल्कि इंक्रीज़ नहीं होती, वो प्रॉफिट क्या है? कम होना शुरू हो जाते हैं। जिससे क्या होता है? अलग अलग रीजंस होते हैं कि आपका जो प्रॉफिट है वो कम क्यों हो रहा है। एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग कि रीज़न उसने क्या बताया कि जो रीज़न है कि रेट ऑफ प्रॉफिट कम होता जा रहा है एडवांस कंट्रीज़ में, उसके पीछे कारण है कि कैपिटल की अबंडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, एक तो इस कारण की वजह से। और रिकार्डो और मिल का क्या व्यू था? उन्होंने ये बताया था कि कुछ नेचुरल निगार्डिनेस की वजह से, निगार्डिनेस मतलब कि भगवान ने हमको लैंड ही लिमिटेड दी है और पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है,
तो हम कह सकते हैं बिकॉज विद द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की ग्रोथ की वजह से हमें जो घटिया वाली लैंड है उसको भी कल्टीवेशन में लेके आना पड़ा। ये सारा का सारा हमने रेंट की थ्योरी में डिस्कस किया हुआ है, ABCD लैंड्स होती हैं। तो हमने जब इन्फीरियर लैंड को भी कल्टीवेशन में लेना शुरू कर दिया तो उससे जो मिलने वाली एडिशनल आउटपुट है वो कम होना शुरू हो जाएगी। इस कंटेक्स्ट में केन्जियन का व्यू टू सम एक्सटेंट कन्फर्म टू दैट, और मतलब केन्जियन का व्यू एडम स्मिथ के साथ में, इन सभी के साथ में मिलता जुलता ही रहा है। कैपिटल हैज़ अ प्रिक्लैरिटी, कि कैपिटल के पास बहुत ही अनयूजुअल फीचर होता है कि ये धीरे धीरे आपको क्या है, जितना इसको यूज़ करते जाओगे आपको यील्ड क्या है कम देना शुरू कर देगी। इसलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं कि केन्जियन का जो कंसेप्ट है सेकुलर स्टेगनेशन का, वो कोई ओरिजिनल कंसेप्ट नहीं है। ये पहले भी दिया गया था एडम स्मिथ के द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा, रिकार्डो और मिल ने भी अपने कुछ व्यूज़ पहले ही दिए हुए थे। कॉजेज़ क्या हो सकते हैं सेकुलर स्टेगनेशन के? दो कॉजेज़ हैं। पहला है अंडर इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड इज़ द ओवर सेविंग, कि लोग इन्वेस्टमेंट उतनी करते नहीं हैं, और दूसरा क्या, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे इतना, इसका मतलब सेविंग ज़्यादा कर रहे हैं। तो मेन जो रीज़न है सेकुलर स्टेगनेशन का डेवलप कंट्रीज़ में वो ये होता है, इट्स ड्यू टू मैनी सेवरल फैक्टर्स। इन्वेस्टमेंट उतनी नहीं बढ़ती जितनी आपकी इनकम बढ़ती है। इसके पीछे क्या क्या कारण है? पहला कारण है डिक्लाइनिंग रेट ऑफ द पॉपुलेशन, कि जो पॉपुलेशन है उसका रेट जो इंक्रीज़ होने का वो अब डिक्लाइन होता जा रहा है डेवलप कंट्रीज़ में। जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती गई 19th सेंचुरी में, और इस चीज़ की जो लोगों की डिमांड है उसको पूरा करने के लिए अब ग्रोइंग पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे तो हम इन्वेस्टमेंट भी क्या करेंगे, लार्ज स्केल पे करेंगे, ज़्यादा करेंगे। लेकिन 20th सेंचुरी में क्या हुआ कि जो रेट था ग्रोथ का पॉपुलेशन का, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस में, वो क्या हो गया, कम होना शुरू हो गया। अब जितनी पॉपुलेशन कम होगी डिमांड भी तो उतनी कम होगी ना। सो एज अ कॉन्सिक्वेंस डिमांड इज़ नॉट ग्रोइंग एट द सेम पेस, डिस्करेजिंग द इन्वेस्टमेंट। डिमांड उतनी नहीं बढ़ रही अब, इस वजह से इन्वेस्टमेंट भी क्या हो रही है, कम हो रही है। सेकेंड इसका कारण है एंड ऑफ कॉलोनाइजेशन, कि वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट है उसके बाद में बहुत सारी कंट्रीज़ ने डिमांड किया कि जो मतलब जैसे ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे कॉलोनी बना के रखा था, इंडिया को कब्जा करके रखा था, बहुत सारे ऐसे देश थे। तो इसका मतलब जब लोगों ने ऐसे डिमांड की और जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड का एंड हुआ तो ये एकदम से सारा का सारा सिस्टम था वो अबॉलिश हो गया था, जिसने रिच कंट्रीज़ के जो वेस्टेड इंटरेस्ट थे वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके, ये सारी चीज़ें क्या है उनकी कम होना शुरू हो गई। पास्ट में अगर देखा जाए तो अंडर डेवलप कंट्रीज़ वर ऑब्लिग टू इम्पोर्ट मोस्ट ऑफ द फिनिश गुड फ्रॉम द डेवलप्ड नेशन। पहले क्या होता था, जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा जो सामान है इंपोर्ट कर किससे करवाती थी, डेवलप कंट्रीज से। लेकिन अब क्या है, अब वो चाहती है कि हमारा जो डिपेंडेंस है दूसरी कंट्रीज़ पे वो क्या हो जाए, कम हो जाए, कि हम अब किसी की कॉलोनी बन के नहीं रह सकते, हम खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहते हैं। तो इन कंट्रीज़ ने क्या किया, एक्सपोर्ट को इनकरेज करना शुरू कर दिया। अब ये भी कंट्रीज़ एक्सपोर्ट करने लग गई हैं और इंपोर्ट को धीरे धीरे कंट्रोल में कर लिया, कम कर लिया। इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग गुड्स, टेंडेंसी है जो इम्पोर्टिंग फॉरेन कैपिटल की वो क्या है, बीन इंक्रीजिंग अमंग द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, सो दैट वॉल्यूम जो है आउटपुट का इस कंट्रीज़ में उसको इन्हांस किया जा सके। बल्कि हमने ये देखा है कि वो अब इम्पोर्टिंग गुड्स नहीं कर रहे हैं, जो टेंडेंसी थी उनकी जो इंपोर्टिंग करनी फॉरेन कैपिटल की वो अब बढ़ती जा रही है। अब उनको पैसा ज़्यादा चाहिए, कैपिटल ज़्यादा चाहिए। अब हमारे भी इधर एमएनसीज लगाना है, इन्वेस्टमेंट है वो उन अब ज़्यादा चाहिए, ताकि हम लोग क्या है एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सके, लोग आगे इधर इन्वेस्ट करना शुरू कर दे। तो इससे क्या हो जाएगा, जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थी डेवलप नेशन के लिए वो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, क्योंकि अब अंडर डेवलप कंट्रीज़ भी यही चाहती है कि हम किसी की कॉलोनी में नहीं रह सकते, किसी की मोनोपोली में नहीं रह सकते, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, चीज़ों का एक्सपोर्ट करें ना कि इंपोर्ट करें। थर्ड थिंग इज़ एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ द कैपिटल गुड्स। अब पहले से ही इतनी कैपिटल गुड्स पड़ी है तो इन्वेस्टमेंट को कोई फ़ायदा नहीं होगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम सप्लाई जो है कैपिटल गुड्स की वो बढ़ती गई डेवलप कंट्रीज में। कॉन्सिक्वेंटली क्या हुआ कि जो नई कैपिटल गुड्स थी उनको जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है कैपिटल गुड्स का उसको क्या करना पड़ा, compete करना पड़ा। अब पुराना भी स्टॉक पड़ा है, नया हम लेते जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं।
बिकॉज ऑफ दिस कंपटीशन, इस कंपटीशन की वजह से भी जो आने वाली प्रोडक्टिविटी थी, जो एडिशनल यूनिट से मिलने वाली प्रोडक्टिविटी थी, वो कम होना स्टार्ट हो गई। कॉन्सिक्वेंटली नई इन्वेस्टमेंट को बहुत कम प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गए, जिस वजह से धीरे धीरे जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या होती गई, कम होती गई, क्योंकि इसने प्रॉफिट को कम कर दिया। नेक्स्ट है चेंज इन द नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी। 19th सेंचुरी में कुछ ऐसी मशीन इन्वेंट की गई जो कि असेंशियल थी, लेकिन 20th सेंचुरी में क्या हुआ, जो प्रोडक्शन टेक्निक हैज़ बीन एडिक्वेटली मैकेनाइज्ड, नाउ दीज मशीन्स एंड टूल्स आर बीइंग इन्वेंटेड विद एम एट द कैपिटल सेविंग। अब क्या हो रहा है कि हम लोग नई नई जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते जा रहे हैं, नई नई प्रोडक्शन की टेक्निक लेके आ रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अब ऐसी आ चुकी हैं जिससे क्या है, कैपिटल सेविंग ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ड्यू टू दिस चेंज इन द नेचर ऑफ मैकेनाइजेशन, तो एंटरप्रेन्योर क्या क्या है, बहुत कम कैपिटल की अब ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो अब हम कहते हैं जैसे अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, उसमें क्या है, लेबर हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा, तो लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट कम करते हैं। लेकिन 20th सेंचुरी में बहुत सारे देशों में ऐसा ही किया गया कि अब उन्होंने कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया, क्योंकि उनके पास पहले से ही साधन अवेलेबल है। जैसे कि एटॉमिक पावर का यूज़ हो रहा है फ्यूचर में, ये बहुत ज़्यादा मतलब इतना एडवांस होता जा रहा है काम, कि जो आपका टेक्नोलॉजी का नेचर है वो धीरे धीरे बहुत मतलब चेंजेस होते जा रहे हैं उसमें, जिस वजह से आपकी जो कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट है वो कम होती जा रही है। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। अब इसमें दिया गया है कि ऑलमोस्ट सारी डेवलप कंट्रीज जो भी वर्ल्ड में हैं, उसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, जैसे ट्रेड यूनियन, मोनोपली हो गया, बिजनेस कंबाइंस हो गया, ये बहुत ज़्यादा एग्जिस्टेंस में आ चुके हैं। और ये इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, अपने इंटरेस्ट को संभालने के लिए, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए किसको अपोज करते हैं, मतलब किसका विरोध करते हैं, टूथ एंड नेल का। टूथ एंड नेल क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना, नई मशीनों को लेके आना, रैशनलाइजेशन, नई मशीनों का यूज़ करना, ठीक है, ओल्ड वंस में, इस सभी को क्या किया, उन्होंने नकारा है। वो क्या कहते हैं, जो हमारे पास पहले से ही मशीन है हम उसी का दोबारा दोबारा यूज़ करते जाएं, तो वो रिप्लेस नहीं करते हैं उस चीज़ों को, तो कोई फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती ही नहीं। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट तब होती है ना जब हम टेक्नोलॉजी को चेंज करते हैं, तो लेबर को अभी टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं होता, तो वो बेरोजगार हो जाते हैं, लेकिन ये करते ही नहीं हैं। सो इससे क्या एडवर्स इफेक्ट पड़ता है रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट में। नई मशीन जब लेके ही नहीं आनी, तो देखो निवेश कहाँ से करोगे, इन्वेस्टमेंट कहाँ से करोगे, तो ये भी सिस्टम है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। 19th सेंचुरी में ये विटनेस किया गया कि जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में जो भी रेवोल्यूशन आया था, उससे बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट हुई थी डेवलप कंट्रीज़ में। हाउएवर देयर हैज़ नॉट बीन एनी रेवोल्यूशन ऑफ दैट स्केल, लेकिन ऐसी रेवोल्यूशन 20th सेंचुरी में देखने को मिली नहीं, जिस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि 10 विस्टार्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन 20th सेंचुरी, मतलब जो वैरायटी थी इन्वेस्टमेंट की 20th सेंचुरी में, अगर उससे 19th सेंचुरी से कंपेयर किया जाए तो 20th सेंचुरी में इन्वेस्टमेंट बहुत लिमिटेड हुई है, बहुत कम हुई है। इसी वजह से हैंस जो पॉसिबिलिटी है सच रेवोल्यूशन की इस कंट्रीज़ में 20th सेंचुरी में, ये बहुत रिमोट चल रही है। मतलब अब हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे आगे ही सेंचुरीज आती जा रही हैं, हम लोग इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं इन्वेस्टमेंट पे कि प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो कल को जाके, तो जिस वजह से अंडर इन्वेस्टमेंट भी एक कारण है आपका सेकुलर स्टेग्नेशन का। नेक्स्ट पढ़ते हैं ओवर सेविंग। लोग सेविंग ज़्यादा करनी स्टार्ट कर दी लोगों ने, इन्वेस्टमेंट जिस वजह से कम होता जा रहा है। पहला कारण है इंक्रीज इन द एमपीएस, मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। डेवलप्ड कैपिटलिस्ट कंट्री में जो एमपीसी थी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम थी, वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, कौन सी, ये हमने सारा कंजप्शन फंक्शन में भी पढ़ा है, जो केन्स ने आपको साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन दिया था, उसके अकॉर्डिंग क्या था, जैसे ही हमारी इनकम बढ़ती है उतने ही प्रोपोर्शन से आपकी एमपीसी नहीं बढ़ती है, बल्कि उससे कम बढ़ती है। ये चीज़ नहीं थी। इसका मतलब लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं, और हमारी सेविंग बढ़ने शुरू हो जाती है जैसे ही हमारी इनकम बढ़ती है। इसी वजह से जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो राइज उतना नहीं हो पाता जितना हम सेव कर पा रहे होते हैं। सेकंड है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ। इनकम हमारी क्या है, इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट होती है डेवलप कंट्रीज़ में, जिस वजह से मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंजप्शन की फॉल डाउन होती है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। देखो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी इनकम की, तो रिच क्लास और भी रिच होती जाएगी, पुअर और भी पुअर होते जाएंगे। और रिच क्लास क्या करती है, पूरे तरीके से अपना पैसा कंजप्शन पे नहीं लगाती, वो ज़्यादा सेव करने की कोशिश करती है,
जिस वजह से उनकी एमपीसी क्या होती है, कम होती है पुअर क्लास से। तो हैंस विद इंक्रीज इन इनकम, इसी वजह से जैसे जैसे इनकम बढ़ती है सेविंग बढ़ती जाती है, लेकिन एक्सपेंडिचर उतना वो नहीं कर पाते हैं। अगर इक्वल देखो डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो सबके हाथ में इक्वल मनी आएगी और आपकी एमपीसी भी बढ़ेगी, लेकिन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से सेविंग ज़्यादा हो रही है, कंजप्शन कम होती है। थर्ड है इंस्टीट्यूशनल सेविंग। जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज है वो मतलब बहुत क्विकली ग्रो करती है डेवलप कंट्रीज़ में, और ये कंपनीज क्या करती हैं, अपना हिस्सा पहले ही प्रॉफिट का थोड़ा सा बचा के रख लेती है कुछ इनोवेशंस के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए। अब देखो ये हिस्सा देना तो शेयर होल्डर्स को चाहिए था, क्योंकि इक्वल प्रॉफिट हमने देना होता है सभी को, लेकिन ये देते नहीं हैं, जिस वजह से शेयर होल्डर्स के पास क्या है, प्रॉफिट का बहुत कम अमाउंट रह जाता है। और सेविंग, इंस्टीट्यूशनल जो सेविंग है, जो वो कंपनी सेविंग को इंक्रीज करती जाती है, मल्टीफोल्ड करती जाती है। अगर यही चीज़ क्या है, प्रॉफिट सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उनकी कंजप्शन का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। नेक्स्ट है इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड एंड दी अदर सेविंग स्कीम। सेविंग क्या करती है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है डेवलप रिच कंट्रीज़ में भी, क्योंकि इंश्योरेंस देखो आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, लोगों को कहा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा सेव करो, कुछ कॉन्टीजेंसीज आ गई, कुछ मतलब कुछ भी एमरजेंसी आ गई, सेविंग करो। तो दैट मीन्स इंश्योरेंस में, प्रोविडेंट फंड में, सेविंग स्कीम्स में, जिस वजह से लोग अब सेव ज़्यादा करते हैं, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे कम करते हैं। सेविंग करते क्यों है, क्योंकि कल को आने के लिए उनको जो कैपिटल अक्यूमुलेशन है उनमें इंक्रीजेबिलिटी होती जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उससे सेविंग से होता जाए, प्रमोट करते हैं वो लोग, जिस वजह से इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है और सेक्युलर स्टैग्नेशन के ये कॉजेज होते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्रिटिसिज्म क्या है कंसेप्ट ऑफ द सेक्युलर स्टैग्नेशन की। सम इकोनॉमिस्ट नोटेबली मार्टिन ब्रॉफेनब्रेनर, J.H. विलियम्स, W.I. किंग एक्सेट्रा, इन्होंने क्रिटिसाइज किया है सेकुलर स्टेगनेशन के कंसेप्ट को। तो प्रोफेसर ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने क्या बिलीव किया है, दैट इट इज़ द फियर ऑफ सेकुलर इन्फ्लेशन दैट हॉन्ट्स कैपिटलिस्ट कंट्रीज मोर देन द सेकुलर स्टेगनेशन। कहते सेकुलर स्टेगनेशन से नहीं डरी थी कैपिटलिस्ट कंट्री, लेकिन वो डरी किससे से, इन्फ्लेशन से डरी थी, जो लंबे समय के लिए प्राइजेस का बढ़ता जा रहा सिस्टम था। एक्सप्रेसिंग हिज व्यू ऑन द सब्जेक्ट, प्रोफेसर A.P. लर्नर ने क्या कहा है कि जो थीसिस है सेकुलर स्टेगनेशन की वो पेसिमिस्टिक है, कि हम सेकुलर स्टेगनेशन को ना निराशावादी तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो पीछे पेसिमिज्म है ये बेसलेस है। अगर एक कंट्री में बहुत कम स्कोप है इन्वेस्टमेंट का, तो हमेशा उसके पीछे एक स्कोप रहता ही है जिससे वो इन्वेस्टमेंट को या कंजप्शन को बढ़ा सके, विच कैन बी इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। की हमें ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर रखना चाहिए, इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे करते ही रहना चाहिए। तो इन्होंने बताया कि केन्स ने इस कंसेप्ट को ज़्यादा ही निराशावादी तरीके से लिया है। प्रोफेसर लर्नर ने और भी चीज़ क्या कही है कि लोगों की चेंज है, वांट्स, फैशन, टेस्ट, ये धीरे धीरे कॉन्टीन्यूसली क्या है, चेंज होता जा रहा है, और ऑल दिस नेसेसिटीज मोर कंजप्शन एंड मोर इन्वेस्टमेंट। अब जितनी चेंजेस आएगी फैशन में, हैबिट्स में, उतनी ज़्यादा कंजप्शन लोग करते हैं, उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इट मे बी मैंशन दैट कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट बोथ डिटर्मिन द एम्प्लॉयमेंट। कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट ये दोनों चीज़ें ही एम्प्लॉयमेंट को डिटर्मिन करती हैं। तो इसी वजह से इन्होंने क्रिटिसाइज किया है। दस क्रिटिक्स होल्ड दैट, सपोर्टर्स है जो केन्स के, वो ज़्यादा ही पेसिमिस्टिक हो गए हैं सेकुलर स्टेगनेशन को लेके। According to them, because of the following reason, there will be no danger of secular stagnation। उन्होंने बताया है, कुछ रीजंस दिए हैं कि सेकुलर स्टेगनेशन का कोई डेंजर नहीं होता। पहला क्या है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होती रहती हैं फ्यूचर में, जिस वजह से इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ कम होने की बजाय बढ़ती है। रिसेंट ईयर्स में जो मैन आर प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ी है, बल्कि जिससे जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आपकी है, विच हैज़ बिलीव दैट एप्रिसिएशन दैट एम्पीसी विल डिक्लाइन इन फ्यूचर। तो इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑल्सो ऑलवेज पुशिस अप द प्रोस्पेक्टिव यील्ड। कि धीरे धीरे क्या है, जो लोग हैं उनके मैन आवर्स बढ़े हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, जिस वजह से जो हमने चिंता की थी कि एमपी से आपकी डिक्लाइन होगी, वैसा नहीं होता, कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और उससे प्रोस्पेक्टिव यील्ड भी बढ़ेगी। थर्ड इज आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जो परसिस्टेंट था सेकुलर इन्फ्लेशनरी कंडीशन, जो हमने पहले भी पढ़ा है कि इन्फ्लेशन आ गई थी, जो ज़्यादा ही मतलब इम्पॉर्टेंटली थी, ना कि सेकुलर स्टेगनेशन, वो ज़्यादा चीज़ विजिबल थी। सेकुलर स्टेगनेशन इतना बड़ा कोई फियर नहीं है, जिस वजह से केन्स ने इसको बहुत ज़्यादा निराशावादी तरीके से दिखाया है।
लास्ट है बच्चे कंट्रोल ओवर द सेकुलर स्टेगनेशन। अब अगर सेकुलर स्टेगनेशन देखने को मिल भी गई तो उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। देखो हमने क्या बताया कि सेकुलर स्टेगनेशन आई क्यों थी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, प्रॉफिट कम हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी, इनकम की इक्वालिटी करनी पड़ेगी ताकि लोगों के पास, सबके पास सेम इनकम आए, ताकि उनकी एमपीसी बढ़ सके। तो केन्स और उसके सपोर्टर्स का व्यू क्या था कि हम लोग सेकुलर स्टेगनेशन को रिवर्स तो नहीं कर सकते, इट मे गिव राइज टू अ सिचुएशन लीडिंग टू द डेथ ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। हैंस एफर्ट्स करने चाहिए कि हम सेकुलर स्टेगनेशन की तरफ ना पहुंच सके, उसको कंट्रोल किया जा सके। तो फर्स्ट चीज़ क्या होगी, इंक्रीज इन द पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अगर हमने सेकुलर स्टेगनेशन को कंट्रोल करना है तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को सोशली कंट्रोल करना पड़ेगा, सो दैट जो इन्वेस्टमेंट है वो डिक्लाइन ना हो और आपकी पब्लिक इन्वेस्टमेंट को देखते हुए प्राइवेट वाले भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। सेकेंड थिंग इज इन्वेस्टमेंट इन द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। प्रोफेसर कोरिहारास की सजेशन क्या थी इन दिस रिगार्ड इज दैट जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करें अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में वर्ल्ड बैंक के थ्रू, ठीक है। इट विल हैव टू एडवांटेजेस, उनको दो एडवांटेजेस मिलेगी। पहली क्या है, जो कैपिटल है रिच कंट्रीज़ की उनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में बहुत कुछ होने वाला है अभी, तो इधर इन्वेस्ट करेंगे वो लोग, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। सेकेंड क्या होगा कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी, ठीक है। वाइडनिंग द स्कोप ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट वुड स्टार्व ऑफ द सेकुलर स्टेगनेशन। तो अगर हम वाइडन कर देते हैं अपनी स्कोप को, इंटरनेशनल मार्केट को, इससे जो सेकुलर स्टेगनेशन की कंडीशन बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। थर्ड इज इक्वालिटी ऑफ द इनकम। अगर इनकम को हम लोग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करें उससे हम लोग एमपीसी को इंक्रीज कर सकते हैं, जिस वजह से लोगों के हाथ में पैसा आएगा, वो कंजप्शन करेंगे, जिससे वो सेविंग क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। चीप मॉनेटरी पॉलिसी। अगर हमने क्या है सेकुलर स्टेगनेशन को अवॉइड करना है तो चीप मनी पॉलिसी को अडॉप्ट करना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रखना चाहिए, और हमने पढ़ा था रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, लोग इन्वेस्ट करेंगे। तो अवेलेबिलिटी जो क्रेडिट की है वो उनको ज़्यादा आज़ादी मिल जाएगी। बच्चे इसका देखो मतलब क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, हमने जैसे लोन वगैरह लेना है, ठीक है ना, बैंक वगैरह से इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पैसा ज़्यादा लेना शुरू कर देंगे, इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो मतलब लोन हमें महंगा पड़ रहा है, इन्वेस्टमेंट क्या करोगे, कम करोगे। तो ये चीज़ होती है इसमें। नेक्स्ट इज डेफिसिट बजट। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर लिप्से, विद अ व्यू टू अवॉइड द सेकुलर स्टेगनेशन, गवर्नमेंट को डेफिसिट बजटिंग करनी चाहिए। इसमें क्या होता है कि इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, जिस वजह से जो डिप्रेशन है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब डेफिसिट बजटिंग, ऐसा कोई बजट सिस्टम बनाना चाहिए, गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा के रखना चाहिए। एक्सपेंडर इज ग्रेटर देन द रेवेन्यू, तभी बजट डेफिसिट होती है ना। एक्सपेंडिचर बढ़ाओगे तो लोग अपने आप डिमांड को भी बढ़ा देंगे जब उनको सारी की सारी सुविधाएं मिलेगी। इन शॉर्ट, अकॉर्डिंग टू डिलार्ड, Keynes has not put forward any clear concept regarding the inevitability of the secular stagnation. Even then, he assumed that without government control over investment, capitalist economy cannot hope to achieve the full employment situation. डिलार्ड के अकॉर्डिंग कहते हैं केन्स ने कोई अच्छा कंसेप्ट नहीं दिया है। इसने ये ज़रूर अज्यूम किया है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे, नहीं तो जो आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज है वो कुछ नहीं अचीव कर पाएगी, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन अचीव नहीं कर पाएगी। इसीलिए केन्स ने आपकी गवर्नमेंट इंटरवेंशन को लिया है। ये था आपका सेकुलर स्टेगनेशन वाला टॉपिक। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।